7 कैसे किया भाई? टी के डिनोट्स क्या है? के टर्म ऑफ एन एपी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1/टी के की जो वैल्यू है वो है 1/a, मान लो फर्स्ट टर्म, और प्लस k-1 इंटू डी। बोलो, जहां पे हम कह सकते हैं a जो है वो hp का फर्स्ट टर्म है और d जो रेसिप्रोकल से ap बन रही है उसका कॉमन डिफरेंस है। इस हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपको T2/T6 कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है ना? तो ऐसे समझो, यस सर। 1/T6 अपॉन 1/T2 इक्वल टू 9 हो गया। बोलो, इसको लिख दो 1/a प्लस 5d, और इसको लिख दो 1/a प्लस d इज इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/a प्लस 5d की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 9/a प्लस 9d के। दिख रहा है कि नहीं? सही लिखा है कि नहीं मैंने? यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा? 4d इज इक्वल टू -8/a, यानी कि हम d किसको 1/a को हम d/2 लिख सकते हैं क्या? देख लो सब लोग। अब आओ, हमें चाहिए T10/T4, तो इसका मतलब इसको 1/T4 अपॉन 1/T10 लिख दें? नहीं, ये हो जाएगा 1/a प्लस 3d, और ये हो जाएगा 1/a प्लस 9d। अब वैल्यू उठा के रख दो, 1/a की वैल्यू -d/2 है, तो 3d माइनस d/2 अपॉन कितना आएगा ये? 9d माइनस d/2। आंसर क्या 5/17 आ रहा है? ए सही है। इसके बाद हमें चाहिए T12/T9, इसको लिख दो 1/T9 अपॉन 1/T12। ये आ जाएगा 1/a प्लस 8d, और ये आ जाएगा 1/a प्लस 11d। फिर से वैल्यू रख दो, तो 8d माइनस d/2 और 11d माइनस d/2, तो ये कितना आ जाएगा? 15/21, यानी 5/7। ए और सी दोनों आंसर सही होगा। और इसमें आपको एक चीज बस ये रिलेशन निकाल लेना था कि 1/a जो है वो किसके बराबर है? बोलो भाई, d/2 है। ऐसे ही किया था क्या सबने इसको? AD इज इक्वल टू -2 करके फिर AD की वैल्यू रखी थी। वो भी ठीक है, चलेगा, चलेगा। एडी की वैल्यू रखी, वो भी चलेगा। सही है ना? मतलब आपको कहीं ना कहीं से बस इस एडी का रिलेशन निकालना था। ये क्वेश्चन इस पेपर में इजी कैटेगरी में है, टफ नहीं है बिल्कुल भी है। चलो 38, 38 में आपको बस ये था, पहली वाली रो में एक एलिमेंट है, दूसरी वाली रो में 2 एलिमेंट है, तीसरी वाली रो में 3 एलिमेंट है, इस वाली रो में 4 एलिमेंट है। तो ऐसे करते करते जो nth रो आएगी उसमें कितने एलिमेंट होंगे? N। पहला एलिमेंट्स इन nth रो कितने होंगे? n एलिमेंट, पहली चीज। अब आता है पहली वाली रो का पहला एलिमेंट। अच्छा, हमें लास्ट टर्म बताना है, तो पहली वाली रो में 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है। ऐसे ही तो चल रहा है। तो इसका मतलब nth वाली रो में जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा? 1, 3, 6, 10। मान लेते हैं वो एलिमेंट Tn होगा। बोलो भाई, मान लिया कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब अब ध्यान से देखो, ये तो आपको पता चल ही रहा है, इसका गैप कितना आ रहा है? एपी में आ रहा है क्या गैप? हाँ सर। इसका Tn निकालना है। बोलो भाई, Tn जो है वो लास्ट टर्म है। अब कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे? याद आया वो वाला मेथड, 1 + 6 + 3 + 10, मेथड ऑफ डिफरेंस। 1 + 3 + 6। दो तरीके थे इसको, या तो आप सीधा सीधा वो एज्यूम कर लेते an² + bn, या एक डिफरेंस आ रहा है तो माइनस करके भी निकाल सकते हो ना।
इस Tn को इधर ले आओ तो Tn की वैल्यू क्या आ गई 1 + 2 + 3 से कितने टर्म्स तक n टर्म्स तक। तो ये सीधे मेरे हिसाब से n × n + 1/2 हो गया। तो लास्ट टर्म कितना आ गया बोलो भाई n × n + 1/2। तो एक आंसर तो ये सही हो गया। बोलो भाई। यस सर। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो ए तो सही हो गया इसका। नहीं अरे हाँ है ना। लास्ट टर्म इज n × n + 1/2। अच्छा अब इसका फर्स्ट टर्म निकालो जरा। फर्स्ट टर्म कितना आएगा भाई। कितना कितना गैप चल रहा है एक एक का गैप चल रहा है तो लास्ट टर्म में कितना माइनस हो जाएगा बताओ। n माइनस हो जाएगा। भाई पहला टर्म में 1 था दूसरे टर्म में 2 टर्म थे फिर तीसरे टर्म में 3 टर्म थे चौथे टर्म में 4 टर्म थे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 माइनस यहाँ से यहाँ तक अगर आप जा रहे थे तो कितना माइनस हो रहा था। यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे कितना माइनस हो रहा था 5 माइनस हो रहा है। देखो जरा ध्यान से। 5 4 5 6 ये शायद 7 था ना यहाँ पे गड़बड़ लिखा 7 8 9 10 तो कितना माइनस हो रहा है यहाँ से 3 माइनस हो रहा है कि नहीं। अरे बोलोगे कितना माइनस हो रहा है। 3 माइनस हो। इसका मतलब फर्स्ट टर्म के लिए कितना माइनस कर देंगे। अरे यार ऑब्वियसली ना कॉमन सेंस सोचो। अगर आपके पास n टर्म्स हैं तो यहाँ से यहाँ जाने में n-1 × d ही तो ऐड करते हो। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना माइनस करोगे n-1 × d तो माइनस करोगे। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 का मतलब हो गया n² + n -2n और प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा n² - n + 2/2 ये आ जाता है। अरे हाँ यार ये क्वेश्चन में लिखा तो लास्ट टर्म था ना पर। यहाँ फर्स्ट टर्म लिखा होना चाहिए था। Shit. तो ये भी आंसर सही हो जाएगा अगर यहाँ फर्स्ट टर्म लिखा हुआ। और सम तो अब आसान हो गया। सम कितना आ जाएगा n/2 लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपस में उठा के क्या कर दोगे ऐड कर दोगे बस। अरे हाँ है ना। तो n² + n/2 और n² - n + 2/2 दोनों को बस ऐड कर दो तो आंसर कितना आ गया 1/2 मतलब n/2 और यहाँ पे क्या बचेगा n² और n से n तो कैंसिल हो जाएगा n² + 1। +1 आंसर आ गया n × n² + 1/2 सी। वैसे इसका आंसर ए और सी होना चाहिए ना क्योंकि वो लास्ट टर्म वाला जो है वो गड़बड़ लिखा है। ठीक है चलो इसका आंसर ए और सी करा दूंगा मैं। ठीक है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ। सबसे यस सर। पहले इसके लास्ट टर्म को देखकर यस। हमने मेथड ऑफ डिफरेंस से Tn निकाल लिया और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। अरे हाँ या ना। चलो 38 भी ठीक है 38 में थोड़ा कैलकुलेशन था तो इसको इसलिए मॉडरेट लेवल पे डाल देंगे इजी नहीं कहेंगे हम क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन है एडजस्टमेंट है तो टाइम टेकिंग तो है ही। बट हाँ एक बार आप Tn निकाल लेंगे तो उसमें अब बहुत सारे लोग Tn निकालने के बाद n माइनस कर देते हैं तो ये आंसर गड़बड़ हो जाता है। जबकि Tn निकालने के बाद आपको माइनस क्या करना था। अब दो तरीके थे या तो आप सीधे लास्ट टर्म निकाल लेते या आप फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते थे। नहीं क्या भाई यहाँ से देखते ना 1 फिर यहाँ 3 बोलो सॉरी यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 तो आप इसको भी जाकर यहाँ से भी फर्स्ट टर्म निकाल सकते थे कि नहीं। अरे बोलो भाई
यस। किसी को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो बोलो यस भाई, सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। डन हो गया? अच्छा, ये तो आपने तरीका समझ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका एक शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब इतनी मेहनत आपने की, पूरा फॉर्मूला लगाया। अब अगर आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेंगे तो इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट है, वो देख लो, वो इम्पोर्टेंट था। क्योंकि एक्चुअल में सी क्वेश्चन उसी बात के लिए ही फ्रेम हुआ था। शॉर्टकट कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो देख लो। देखो भाई, इतनी तो आपने मेहनत की, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, वेरी गुड। ये तो मेहनत से आपने कर लिया। अब कॉमन सेंस देखो, पहला टर्म 1 है। अच्छा, दूसरा टर्म जो है वो 2 और 3 है। अरे हाँ या ना? तीसरे में क्या हो रहा है? 4, 5 और 6 तक जा रहा है, ध्यान देते जाना। चौथे में क्या हो रहा है? 7, 8, 9, 10 तक जा रहा है। तो पांचवे में क्या हो रहा होगा? 11, 12, 13, 14 एंड 15 तक जा रहा होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही चल रहा होगा कि नहीं? देखो, अरे हाँ या ना? ऐसे ही तो चीजें चल रही होंगी। तो हम ये कहें कि पहले वाले में अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, तो पहले में 1 टर्म्स थे, दूसरे में 2 टर्म्स थे, तीसरे में 3 टर्म्स थे, चौथे में 4 टर्म्स थे, पांचवे में 5 टर्म्स थे। ऐसे ही करके चीजें चल रही होंगी। अरे हाँ या ना? देखते जाना, सोच के एकदम जवाब देते जाना। अच्छा, ऐसे कॉमन सेंस से जब आप पहुंचोगे कहाँ पे? n-1 वाले ग्रुप पे, तो यहाँ पर n-1 टर्म्स होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। यस सर। और यस जो इसका लास्ट टर्म होगा, ये वाला, उसी में 1 ऐड करोगे तो जो nth वाला ग्रुप होगा उसका पहला टर्म आपको मिल जाएगा। अगर हम इसको k कह दें तो ये वाला टर्म k+1 होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब कॉमन सेंस पे आओ। यहाँ पर 1 है, अगली बार में 2 ऐड हो गया, अगली बार में 3 ऐड हो गया, अगली बार में 4 ऐड हो गया, अगली बार में 5 ऐड हो गया, है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे सीधा सीधा लास्ट टर्म की थ्योरी पर ही डिस्कशन करूं, तो पहले में 1 था, अगले में लास्ट टर्म 1+2 था, अगले में लास्ट टर्म 1+2+3 था, अगले में लास्ट टर्म 1+2+3+4 था, अगले में लास्ट टर्म 1+2+3+4+5 था, अगले में लास्ट टर्म 1+2+3+4+5 से लेके कहाँ तक था? n-1 तक। अगले में लास्ट टर्म 1+2+3+4 से लेके कहाँ तक था? n तक। अब दोनों काम एक साथ खत्म। nth ग्रुप का लास्ट टर्म क्या आएगा? 1+2+3 से लेके n तक, मतलब n इंटू n+1/2। और फर्स्ट टर्म क्या आएगा? जो n-1th ग्रुप का लास्ट टर्म है उसमें 1 ऐड कर दो, मतलब 1+2 से लेके n-1 तक का सम निकालो और उसमें 1 ऐड कर दो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? यानी कि n-1 इंटू n/2+1, देखो n² - n+2/2। ये था लॉजिक, कुछ नहीं, कोई सम ऑफ डिफरेंस कहीं कुछ नहीं लगाना। दिखा क्या? ऑब्जर्वेशन दिखा क्या? जो लॉजिक मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो कितने लोगों को समझ में आया? 1 से 1 ऑब्जर्व किया, 3 से 1+3 ऑब्जर्व किया, 6 से 1+2+3 ऑब्जर्व किया, 10 से 1+2+3+4, 15 से ये ऑब्जर्व किया और सीधा एनालिसिस देख लो। और ये ऑब्जर्वेशन तो चल ही रहा है। यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ पर अगली बार 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ 7 आ रहा है। तो यहाँ जब k आएगा तो यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सीधा सम निकाल देंगे। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ में आई? ये शॉर्टकट हो गया।
देख लो, शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं? हमने सिर्फ ऑब्जर्व करके सारे आंसर लिख दिए, हमने कोई कैलकुलेशन, कोई सम ऑफ डिफरेंस कहीं कुछ नहीं लगाया, सिर्फ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन किया और आंसर लिख दिया। बोलो भाई, दिखा क्या मेथड? कुछ क्लिक किया नहीं किया? यस सर। ज्यूम करके फिर देखो क्या करना था, मतलब पहले तो मैं समझा देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन उसमें भी था, हार्मोनिक मीन बाई ज्योमेट्रिक मीन करना था। तो नंबर अगर आप ए और बी ले लो तो उसका हार्मोनिक मीन आप क्या बोलोगे? 2ab बाई ए प्लस बी। उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलोगे? रूट ab। तो हार्मोनिक मीन बाई ज्योमेट्रिक मीन करोगे तो शायद 2√ab बाई ए प्लस बी आ जाएगा, 4/5। इसका मतलब a प्लस बी बाई 2√ab कितना हो गया? 5/4। कंपेंडो एंड डिवेंडो लगा दो, a प्लस बी प्लस 2√ab और a प्लस बी माइनस 2√ab, ये आ गया 9/1। अच्छा, ये लिखा हुआ है √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है √a माइनस √b का होल स्क्वायर, ये आ गया 9/1। तो यहाँ से √a प्लस √b कितना आ गया? √a माइनस √b 3/1, रूट ले लिया। फिर से कंपेंडो एंड डिवेंडो लगा दो, तो ये आ गया 2√a, ये आ गया 2√b। तो दोबारा कंपेंडो एंड डिवेंडो लगाओगे, यही आएगा ना? लिख देता हूँ मैं, √a प्लस √b प्लस √a प्लस √b, मतलब √a माइनस √b, और यहाँ लिख दोगे √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b, और ये आ जाएगा 3 + 1 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2√a अपॉन 2√b इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से a बाई बी कितना आ जाएगा? 4/1। इसका मतलब a और b का रेशियो कितना आ रहा है? बोलो, 4:1। अच्छा, तो b:a का रेशियो भी 4:1 ले सकते हो कि नहीं? अब a और b कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा ले सकते हो, तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। और ये तो आपको पता है, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में होता है। अरे हाँ या ना? तो पता है ना? यस सर। यस पार्ट 2 नंबर्स अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किस में होता है? जीपी में। तो g/a वही होगा जो h/g होगा, यानी ये 5/4 होगा, सॉरी 4/5। तो इसका मतलब g/a भी 5/4 होगा। चारों आंसर सही होगा। ये तरीका था नहीं? ऐसे किया था क्या? कंपेंडो डिवेंडो लगा के? नहीं किया, स्क्वायर कर दिया था। क्या किया था? a प्लस बी अपॉन 2√ab को ब्रेक करके कर दिया था। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते थे, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, या कंपेंडो एंड डिवेंडो 2 बार लगा सकते थे, चॉइस है आपकी। नहीं समझ गए होंगे? बोलिए भाई, सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? डन? चलिए 39 डन हो गया। 39 तो वैसे इजी वाली कैटेगरी में जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, बट ये मॉडरेट है, इसको डिफिकल्ट मान सकते हैं। सेकंड वाले को हम डिफिकल्ट मान सकते हैं, चलेगा। अगर मॉडरेट मानो, डिफिकल्ट क्या मतलब? मॉडरेट ही है। तो अभी तक 1-2 क्वेश्चन इजी मिल चुके हैं, जो कि दोनों सही होने चाहिए थे। ये सबका सही होना चाहिए था, ये सबका सही होना चाहिए था। ये चलो कुछ लोगों का सही होगा तो मान लेंगे, कुछ लोगों का नहीं होगा तो चलेगा, बट ये 2 सही होने चाहिए। इसका एक शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन एक्चुअल में इसी मेथड से करना था। ये मेथड तो दूसरी चीज हो गई, क्वेश्चन करना इससे था। इससे जल्दी हो जाता ना भाई। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतना लिखा है। अगर आप ये चीज पहली नजर में ऑब्जर्व करोगे तो सीधा आंसर लिखोगे। करोगे कि नहीं? बोलो। बस यही चीज, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है हमें। चलो आओ, 40 का क्या स्टेटस है? हाँ हो कर गया। लिया? कैसे है? चलिए, एक तो ये बात श्योर शॉर्ट है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन ये AP में है, और B1 B2 B3 एंड सो ऑन ये भी AP में। तो ये तो एकदम अंडरस्टूड हो गया कि A1 + B1
A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, ये सारे टर्म्स भी किस में आएंगे? AP में। एक हर्डल खत्म, यानी सी आंसर तो आंख मूंद के सही हो गया। बोलो भाई। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D1 है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? D1 प्लस D2, ये तो पढ़ा है ना आपने। अच्छा, अब A1 आपको 25 दिया हुआ है और B1 आपको 75 दिया हुआ है और A 100 प्लस B 100 आपको 100 दिया हुआ है। A 100 का मतलब हुआ A1 प्लस 99 D1 और इसका मतलब हुआ B1 प्लस 99 D2 और ये 100 हो गया। अच्छा, A1 प्लस B1 भी 100 हो गया। तो इसका मतलब D1 प्लस D2 कितना आ गया? 0। जैसे ही D1 प्लस D2 0 आया, इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई कि A1 प्लस B1 इक्वल टू A2 प्लस B2 इक्वल टू A3 प्लस B3 इक्वल टू एंड सो ऑन AN प्लस BN हो गया। और ये किसके बराबर हो गया? A 100 प्लस B 100, सॉरी, A 100 प्लस B 100, या आगे भी चलोगे तो AN प्लस BN, और ये सब किसके बराबर हो गया? 100 के। लिखा क्या? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 आ गया तो सारे टर्म्स क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। अब सारे आंसर उठा लो भाई। D1 प्लस D2 0 होने का मतलब हुआ एक का कॉमन डिफरेंस दूसरे के कॉमन डिफरेंस का नेगेटिव हो गया। A1 प्लस A 100 100 हो गया और 100 को 100 टाइम्स ऐड करोगे तो 100 स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स इट। सोच के देख लो भाई। R इक्वल टू, अगर हम R इक्वल टू 1 से लेके 100 पर ऐड कर दें सबको तो 100 आंसर आएगा कि नहीं? ये तो 100 ही है ना। 100 कॉमन, R इक्वल टू 1 से लेके 100 1, तो 100 इंटू 100 10 की पावर 4, चारों आंसर सही होगा। बहुत आसान, इजी, वेरी इजी। क्या कहते हो तुम लोग? अब ये क्वेश्चन जो नहीं कर पाया उसकी तो मदद नहीं की जा सकती। बोलो भाई। सीधा ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि दो AP को ऐड करेंगे तो AP आ जाएगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही सर। यस देवांश, मेरी वॉइस नहीं आ रही? ये क्वेश्चन भी। यस। अब आओ जरा 41। ये तो टर्म्स बाय टर्म्स ऑब्जर्व, ये तो टर्म्स बाय टर्म्स ऑब्जर्व करने से हो जाना चाहिए था ना भाई। पहला टर्म है 1/1, मतलब अगर पहले टर्म को आप उसी पैटर्न में देखो तो वो है 1/1 इंटू 1। दूसरे में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 प्लस 3 हो जा रहा है और यहाँ पर हो जा रहा है 1 प्लस 2 का स्क्वायर। अगले में यहाँ पर 1/1 प्लस 3 प्लस 5 हो जा रहा है और यहाँ पर हो जा रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर। देख लो, है कि नहीं? चौथे वाले में यहाँ पर हो जा रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और यहाँ पर हो जा रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर। तो बताओ T7 में क्या होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेके 7 टर्म्स यहाँ तक होंगे कि नहीं? अरे हाँ, है यस। ना। यहाँ पर जो यस सर। 7 टर्म आएगा, अच्छा TR निकाल लेते हैं, बाकी तो बात की बात है। TR में देखोगे तो ये 2R माइनस 1 तक जाएगा कि नहीं? और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके R तक जाएगा कि नहीं? देखो ये TR आएगा कि नहीं, बस मुझे ये बताओ। कितने लोगों को ये TR दिख रहा था? अरे हाँ या ना? यस सर। सर नीचे वाला 2R माइनस 1 तक क्यों जाएगा? ऑड, इसका nth rth टर्म लिखोगे ना भाई। यहाँ पर 2 टर्म है ऑड, यहाँ पे 3 टर्म, यहाँ पे 4 टर्म, तो यहाँ पे R ऑड टर्म आएंगे ना। यस। इसका rth टर्म क्या होगा? 2R माइनस 1 ही तो होगा। यस। अब तो सीधे TR को सिंप्लीफाई करना था। ये वाला सम आ गया R स्क्वायर इंटू R प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और ये वाला R स्क्वायर, R स्क्वायर R स्क्वायर खत्म। तो क्या ये R प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 आ रहा है? बोलो TR। अब बताओ व्हाट इज T7? तब बाय 4 आएगा। हाँ सॉरी, बाई 4 आएगा।
अब बताओ व्हाट इज T7? अब तो जल्दी कर लेंगे। 16. T7 का मतलब हुआ 7 + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, तो 64 बाई 4 16। एक आंसर सही। अब S10 बताना है, तो R = 1 से लेके 10 लगा देंगे, R + 1 का होल स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करना मैंने आसान तरीके से समझाया था कि नहीं, याद आया? Yes, sir. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके कहाँ तक, 11 स्क्वायर बाई 4 तक। तो इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक, 11 स्क्वायर -1 बाई 4। अब ये सम कितना आ जाएगा, 11 × 12 × 21 बाई 6 -1 और पूरे में 1 बाई 4। अब सॉल्व करो तो 6 के हिसाब से 2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो सही आंसर 505/4 आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. इजी था, ये भी सही होना चाहिए था सबका, क्योंकि टीएन का ऑब्जर्वेशन तो आपने देख लिया ना, एक टर्म से दूसरे टर्म में जाने पे क्या हो रहा है ये तो आपको दिख रहा है ना। एक बार टीआर आ गया, एसएन आ गया, खत्म हो गया, क्वेश्चन बोला है। देख लो, किसी को डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएगा। क्या कहते हो तुम लोग? इंक्रीजिंग एपी है तो मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है, डी, और जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। तो A2 कितना होगा, 2 + D, और A5 कितना होगा, 2 + 4D। 4D। अब आपसे 7 मतलब A2 का मतलब हो गया A2 + D। अच्छा, A2 + D का मतलब क्या हुआ, अब सोचो AN का मतलब क्या होगा, 2 + n - 1 × D, हाँ या ना? Yes. तो A2 + D का मतलब क्या होगा, 2 + D - 1 1 × D। + D × D. ऐसे ही A5 मतलब A2 + 4D, यानी 2 + 2 + 4D - 1 × D। सीधा ये वाला रिजल्ट यूज किया है मैंने। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या दिया है आपको, 7AA2 = 4AA5। डराने के लिए बस ये लिखा था। तो 7 × 2 + ये कितना आएगा, 1 + D × D, और ये 4 टाइम्स ऑफ 2 + कितना हो जाएगा, 4D + 1 × D। अब सॉल्व कर दो, तो 14 + कितना, 7D + 7D² और 8 + 16D² + 4D। ये पूरा इधर आएगा तो 9D² माइनस का 3D क्या, और प्लस का 6, देखो माइनस का 6, माइनस तो 3 से कॉमन कर दो तो 3D² - D - 2 = 0। कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ से D कितना आ रहा है, इसको फैक्टराइज करो जरा, 3D² - 3D + 2D - 2। 1। 1 आ रहा है क्या? 1 and -2/3. नहीं, 1 and -2/3, -2/3 तो ले नहीं पाएंगे, So 1 ही लगे. तो D की वैल्यू -2/3 और 1 आएगा। -2/3 ले नहीं सकते क्योंकि D आपने क्या ले रखा है, पॉजिटिव, तो D कितना हो गया, 1। एक बार D 1 आ गया तब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। A1 आपको 2 दिया ही हुआ है, सही है। तो A2 - A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। पहला आंसर गलत हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना, बोलो। अब आओ जरा अगले में, बी ऑप्शन चेक करो। R = 1 से लेके 10, AR + 1 - AR, AR + 1 - AR, ये D होगा कि नहीं, बोलो। Yes. इसको आप लिख सकते हैं R = 1 से लेके 10 × D, D की वैल्यू 1 है, तो R = 1 से लेके 10, 1 1 1 1 1 1 10 आ गया आंसर, सही हो गया। अरे हाँ या ना?
अच्छा अब Yes. ए आर बताओ कितना होगा? ए आर होगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। बोलो भाई, तो ए आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर प्लस वन आ रही है, चेक करो जरा। R+1 अब सी ऑप्शन में आओ, अब डराने की चीजें थी बस। तो आर इक्वल टू वन से लेके 10 ए आर की जगह वैल्यू रख दो। तो आर इक्वल टू वन से लेके 10 ए आर प्लस वन हो गया। इसका मतलब ए टू से लेके कहाँ तक जाओगे? 11. अगर इसी में आप ए वन ऐड कर दो और ए वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो काम हो गया। अब ये 11 टर्म्स का सम हो गया कि नहीं? अरे बोलो Yes. भाई, तो क्या हो गया? 11/2 आगे 4 प्लस 10 इंटू वन और ए वन की वैल्यू 2 है। अरे हाँ या ना? Yes. आंसर आया कि नहीं? कितना आ रहा है ये? 75. 75 77 माइनस 2। और ऐसे अगला वाला आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. yes बोलो भाई, डी वाले में सीधा सीधा सम निकालना है। आर इक्वल टू वन से लेके 10 ए आर, यानी ए वन ए टू से लेके कहाँ तक का सम? ए 10 टर्म्स का सम बताना है। तो 10/2 4 प्लस 9 इंटू वन 65। आंसर बी सी डी हो गया। बस डराने के लिए क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन में डराने के लिए सिर्फ एक लाइन थी ये वाली, जिसमें आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे सफिक्स में यार मिसप्रिंट तो नहीं है, कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है, क्या है, मतलब क्या किया जाए? जबकि करना कुछ नहीं था, सिर्फ ये दोनों वैल्यू उठा के रखनी थी और सॉल्व करना था। डी आ जाना था, एक बार डी आ जाना था बाकी क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाना। बोलो भाई, इजी था कि नहीं था ये? Yes. 42 तो होना चाहिए था। चलो 42 में इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मॉडरेट किया जा सकता है। इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो क्वेश्चन आसान है बट मॉडरेट माना जा सकता है। वैसे क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं है, आराम से होना चाहिए था, बट चूंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मान लो एग्जाम में स्ट्राइक नहीं किया बट करना चाहिए था, तो चल सकता है। चलो मल्टी करेक्ट खत्म। अब आओ, व्हाट अबाउट 43? बहुत लोग 43 नहीं कर पाए यार, ये तो मतलब चिंतनीय विषय हो गया। 43 तो इसका सबसे आसान क्वेश्चन में से एक था, बताएं कैसे? अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है 1/3 log ऑफ x बेस 2 और ये बन जाएगा कितना? 2 log ऑफ 2 बेस y इज 5। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 1/3 log ऑफ y बेस 2 प्लस log ऑफ x बेस 2 इज 7। ये था। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए log ऑफ 2 बेस x को कैपिटल x कह दो और log ऑफ 2 बेस y को कैपिटल Y कह दो, तो पहली इक्वेशन क्या लिखी हुई है? x प्लस 3y इज 15। और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है? 3x प्लस y इक्वल टू 21। क्या yes sir इन दोनों को Yes. सॉल्व करके बस x और y निकालना। अब ये दोनों सॉल्व नहीं कर पाए तो भाई कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 3x प्लस 9y इक्वल टू 45 और 3x प्लस y इक्वल टू 21, जैसे ही दोनों को माइनस करोगे क्या होगा? y is equal to 3 8y इज इक्वल टू 24, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू 3 आ रही है तो x कितना आ जाएगा? 6। बोलो भाई। Yes. और अगर x और y आ गए तो log ऑफ 2 बेस x कितना होगा? 6। तो x कितना आ गया? 64। क्या? yes sir Yes. और अगर log ऑफ 2 बेस y 3 होगा तो y कितना आ जाएगा? 8। 8. रेस्ट तो बताने की जरूरत है ही नहीं। 64 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन 2080। आंसर इज 2। 2. वेरी वेरी इजी। मतलब क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन खत्म करना था। अरे बोलो भाई, इजी था। yes sir Yes. ए बी सी जीपी में है,
तो b को ले लो AR और c को ले लो AR स्क्वायर। अब आओ पहला टर्म देखो, लॉग ऑफ a बेस c है, इसका मतलब लॉग ऑफ a बेस AR स्क्वायर हो जाएगा। सही लिख रहा हूँ, देखते जाना। इसका मतलब ये बनेगा log a अपॉन log a प्लस 2 log r, नहीं क्या? अच्छा, अगला वाला टर्म है log ऑफ c बेस b, ये क्या बनेगा? log AR स्क्वायर बाई log AR, यानी ये बनेगा log a प्लस 2 log r अपॉन log a प्लस log r, नहीं। अगला Yes. वाला टर्म है log ऑफ b बेस a, तो ये क्या बनेगा? log ऑफ, बोलो, AR AR अपॉन log a। log a, तो क्या ये बनेगा log a प्लस log r अपॉन log a। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सही लग रहा है तो सही है। अब हमें क्या चाहिए? d चाहिए ना, कॉमन डिफरेंस। तो d क्या है बेसिकली? log ऑफ c बेस b माइनस log ऑफ a बेस c है। इसका मतलब log a प्लस 2 log r अपॉन, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा नहीं लग रही है, हैं? हाँ, ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा दे रहा है। ऐसा करो, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो तो सीधा 2d निकल आएगा। बोलो भाई, तो 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? log ऑफ b बेस a माइनस log ऑफ a बेस c। इसका मतलब log a प्लस log r अपॉन log a माइनस log a अपॉन log a प्लस 2 log r। देख लो, सही लिखा है मैंने? एलसीएम लो जरा, क्या आ रहा है? log a प्लस log r इंटू log a प्लस 2 log r माइनस log a का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई log a प्लस log a प्लस log r। जैसे यहाँ से एलसीएम लोगे तो log a स्क्वायर से log a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? log a स्क्वायर से तो log a स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, देख लो। 3 log a log r और प्लस प्लस 2 log r होल स्क्वायर। log r का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ रहा है? log a इन ब्रैकेट log a प्लस log r। अरे यार, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मजा नहीं आया इससे। टू डी को तो बाद में यूज करना ही था। log a प्लस log r में कुछ यार एक्चुअल में क्या है, log a प्लस log r का कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन इतना ट्रिकी, मैं वो कैलकुलेशन अवॉइड करना चाह रहा हूँ, अवॉइड करने का छोड़ो, हटाओ। ऐसे कर लो, यहाँ पे क्या करो, इसको लिख दो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ r बेस a। इसको लिख दो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log r बेस a अपॉन
1 प्लस लॉग आर बेस ए, इसको लिख दो 1 प्लस लॉग आर बेस ए अपॉन 1। देखो, और क्या करो, लॉग ऑफ आर बेस ए को मान लो x, ये आ गया 1 प्लस 2x, ये आ गया 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स, और ये आ गया 1 प्लस एक्स। अब चूंकि ये एपी में है तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स किस में है, एपी में है। AP. तो 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, और 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो जरा सही लिखा है, गड़बड़ है। सर सही है। सही लिखा है ना? डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स होगा। नहीं, 1 प्लस तो एक्स कैंसिल कर दिया, नहीं Yes, sir. सही। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x, और ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। सही लिखा है? ये सब खत्म इधर से, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स क्यूब आ रहा है सर, देखो नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x। सही लिखा है? ये आएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू आएगी क्या, देखो कैलकुलेशन देखते रहना, ठीक किया है ना? उधर जाएगा तो एक x से एक कैंसिल हो जाएगा। सही है, सही। तो ये 4x प्लस 3 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये उठ के इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस 3। अब ये क्या सॉल्व हो रहा है क्या, बोलो? यहाँ से x आ रहा है क्या? कर रहा है। बड़ा अजीब सा x आ रहा है, लेकिन आंसर तो आ जाएगा, बट कैलकुलेशन है थोड़ी सी ना। यहाँ से x कितना आएगा, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 33 9 प्लस 24 24 4, 4 यस और पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस भी पॉजिटिव ही ले लेंगे, तो 3 प्लस रूट 33/4 ले लेंगे x को, नहीं तो यहाँ से अगर हम d देखें तो d कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स आ रहा है, तो x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस, ओहो मजा नहीं आया, कैलकुलेशन इतना सारा करेंगे तो फायदा क्या है, कुछ नहीं, तो गंदा सा कैलकुलेशन हो गया है। अब जरा सॉल्व करो, 3 प्लस रूट 33/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 प्लस रूट 33/4,
9 + 33 + 6 √33 by 16 by 4 7 + √33 हो तो गया खैर आंसर। अब ये आ गया 6 टाइम्स ऑफ 7 + √33 और ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ 7 + √33। तो यहाँ से d की वैल्यू 3/2 आ गई, d की वैल्यू 3 आ गई। आंसर तो आ गया खैर, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो गया? देखो दिखा कि नहीं भाई? भाई हमने इन तीनों टर्म्स को एपी में लिया और वहां से इस x की वैल्यू निकाल ली, फिर कॉमन डिफरेंस था इसका और इसका डिफरेंस, वही आसान लग रहा था, इसी को d लगा दिया। इसके बाद ये आया x² / 1 + x, x की वैल्यू रख दी, वहां से आ गया d 3/2, 2d आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया क्वेश्चन में, और कुछ है कि नहीं? देखोगे e को यार c को यार ले लिया। अब पहला वाला टर्म a² तो यहाँ सिंप्लीफाई किया, log a से डिवाइड कर दिया, तो इसको हमने x मान लिया। तो पहला टर्म 1 + 2x आ गया। ऐसे ही c की जगह ar² रख दिया, b की जगह ar रख दिया, सॉल्व कर लिया। यहाँ से 1 + 2x/x आ गया, ऐसे इसको सॉल्व कर लिया। अब ये तीनों टर्म एपी में है, यानी कि दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा। वहां से x सिंप्लीफाई कर लिया। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 + x - 1 + 2x/2, तो वो होगा x² / 1 + x। उसी को सॉल्व कर लिया x की वैल्यू रख के, तो आंसर तो आ गया 3/2। दिखा क्या? बोलो भाई, 44 का आंसर तो आ गया है। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन। चलो देखते हैं, अगर इसका कोई शॉर्टकट मिलेगा तो बताते हैं। अभी के लिए तो यही मेथड है। चलो 44 आया भाई। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -2/4। मतलब -½ यस सर। और अल्फा बीटा कितना होगा? ½ अब हमें ये सम चाहिए, तो r = 1 से अगर करोगे तो ये पहला क्या बनेगा? अल्फा प्लस अल्फा² अल्फा क्यूब से लेके इनफाइनाइट जीपी, और ये भी इनफाइनाइट जीपी बनेगी, बीटा प्लस बीटा² से लेके बीटा क्यूब। अच्छा, दोनों इनफाइनाइट जीपी का सम तो निकाल लोगे? अरे हाँ है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा और अपॉन 1 - अल्फा 1 - बीटा। 1 - अल्फा 1 - बीटा को भी सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा वो? 1 - अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब सारी वैल्यू रख दो उठा के। अल्फा प्लस बीटा कितना है? सर अल्फा बीटा -1/4 नहीं होगा? अल्फा बीटा 1/4 -1/4। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/2 और ये कितना है? -1/4। ये आ जाएगा 1 + 1/2 - 1/4। आंसर 0 आ गया। इजी। 45 तो इजी में आ गया। बोलो भाई। यस सर। 44 अगर ट्राई 44 देखो, अब यही आपको स्मार्टनेस दिखानी थी। 44 ट्राई, अगर आपको लग रहा था कि एक बार आपने लाइन लिखी और कुछ कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो इसको लेफ्ट कर देना था। अननेसेसरी इसको ट्राई करने में काहे टाइम वेस्ट करते? पेपर में और भी क्वेश्चन है ना, जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तब इसको ट्राई करेंगे ना। अब ये थोड़ी ना है इसको ट्राई करने में 10 मिनट लगा दिए तो आगे के क्वेश्चन तो छूट जाएंगे ना जो आसान है। तो पेपर में जैसे ही आपको दिखे, आपने 2 बार पढ़ा कि भाई एबीसी लॉग, आपको लगा कि कैलकुलेशन ज्यादा है या क्वेश्चन में कुछ है, आपने 2-3 लाइनें लिखी और नहीं कुछ अप्रोच दिख रही तो लेफ्ट कर दो, छोड़ दो। जब कभी टाइम निकलेगा, आगे पेपर में टाइम बचेगा तब करेंगे। अननेसेसरी 5 मिनट 10 मिनट देकर आगे बढ़ने का कोई मुद्दा नहीं बनेगा ना। चलो व्हाट अबाउट 46? इसमें तो बस S1 S2 S3 की वैल्यू रखनी थी। इसमें तो मेरे हिसाब से S1 S2 S3 की वैल्यू रखते आंसर आ जाता। नहीं यस सर।
46 अटेम्प्ट लिया था। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख देते या s1 का स्क्वायर लिख देते। चलो अब आओ, s1 की पावर 4 माइनस s3 स्क्वायर इंटू s2 स्क्वायर कॉमन कर लेते अपॉन s1 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर। सीधा आंसर 0 भाई साहब, कुछ करना ही नहीं था, डराने के लिए क्वेश्चन था। क्यों क्यों सोचो, s1 की पावर 4 माइनस s1 की पावर 4, s3 स्क्वायर s1 स्क्वायर है ना, ये खत्म। बोलो भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? सीधा एक, बाकी तो डराने के लिए था क्वेश्चन। हमने क्या किया, सारी इनफाइनाइट जीपी थी तो सबका ए और आर लिखा, ए आर ए आर ए आर, और वहां से उसका सम निकाला। तो S1 3 आ गया, S2 5 आ गया, S3 7 आ गया एंड सो ऑन। ऐसे चल रहा है, दिख रहा है सबको कि नहीं? और फिर इसमें हमने सारे टर्म्स की वैल्यू रख दी और हमने ये निकाली। अब देखो यहाँ पे हमने टर्म रखा तो 3 5 7, फिर 3 5 7 9, फिर 7 9 11। अब 3 5 7 से 2r प्लस 1 आ गया, 5 7 9 से 2r प्लस 3 आ गया, 7 9 11 से 2r प्लस 5 आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें 2r प्लस 5 माइनस 2r प्लस 1 ऊपर बना दिया। इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 1/4 से। क्या बोलो भाई, 2r प्लस 1, 2r प्लस 3, 2r प्लस 5, और इसके बाद tr को हमने ब्रेक करके क्या लिख दिया, 1/4 इन ब्रैकेट 1/2r प्लस 1, 2r प्लस 3 माइनस 2r प्लस 3, 2r प्लस 5, और अल्टरनेट टर्म्स इसमें क्या कर दिए, कैंसिल। अब r इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो 1/4 1/2r प्लस 1, 2r प्लस 3 माइनस 1/2r प्लस 3, 2r प्लस 5। जैसे ही टर्म्स रखना स्टार्ट करोगे क्या आएगा, 1/4। पहला टर्म क्या बनेगा, 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 7, क्या, फिर 5 इंटू 7 और 7 इंटू 9 एंड सो ऑन। ये अल्टरनेट टर्म क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1/60। और हमें आंसर क्या चाहिए, 30/60, 1/2। वैसे तो ये क्वेश्चन आसान है, बट अगर आप ये मेथड नहीं जानते हैं तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन आसान है, बट ठीक है मॉडरेट में डाल देते। 30 अगर 50 में तो इनफाइनाइट जीपी है, 2 जीपी बन रही मेरे हिसाब से। यस सर। दोनों जीपी बस अलग अलग करनी थी। एक जीपी क्या दिखी, 1 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 की पावर 4 एंड सो ऑन। और एक जीपी क्या दिखी, 2/3 2/3 क्यूब 2/3 की पावर 5 एंड सो ऑन। दोनों का बस सम निकाल के रख दो। तो पहले का सम आ गया 1/9 और दूसरे का सम आ गया 2/3 इन ब्रैकेट 1/9। देखो यही आ रहा है क्या, यस सर। ये तो शायद आ गया कितना, 9/8, और ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ 8 रहने दें, 9 को 3/4। 6/8 मान लो, तो 15/8 आ रहा है शायद ये ना। तो k की वैल्यू आ रही है 15/8 और हमें चाहिए क्या, 4k। तो आंसर 7.5, इजी। चलो अब आओ पैसेज पे। हाँ भाई, इस पैसेज में क्या था, ये भी पैसेज सेम लॉजिक पे है, डरावना है बस, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z, ये 12.7 है। फिर बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y और प्लस z, ये आपका 4.1 है। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y और बॉक्स ऑफ z जो है वो 2 है। तीनों को ऐड कर दो, करो जरा ऐड। x बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होगा,
2x x का मतलब बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होगा, y का मतलब बॉक्स ऑफ y प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y होगा कि नहीं, ये बताओ। और z का मतलब बॉक्स ऑफ z प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z होगा। जैसे ऐड करोगे ये 2x आएगा, ये 2y आएगा और ये 2z आएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी 18.8। 18.8 तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ से कितना आ जाएगा 9.2 9.4. 9.4 ना। यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलो भाई। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। डन हो गया भाई। बोलो, कितने Yes, लोगों sir. को ये चीज समझ में आ रही है? आ रही है। अब इससे पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दो। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड, ये फोर्थ आई। तो हम फोर्थ वाली इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, क्या आएगा बताओ? Fractional y part of माइनस y बॉक्स ऑफ y, अरे बोलो, एंड z माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z, और साथ में माइनस का क्या बचेगा 3.3 माइनस का 3.3। बोलो, यहां तक पहुंच गए सब लोग? गुड। अच्छा, y में से जैसे ही आप बॉक्स माइनस करोगे क्या बचेगा फ्रैक्शन y, और z में से जैसे ही माइनस करोगे बॉक्स ऑफ z आएगा, और ये लिखा हुआ है -4 प्लस 0.7। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? आप सोचो, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ z कितना हो गया जनाब -4 और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y की वैल्यू कितनी हो गई 0.7. और कोई ऑप्शन तो है? अच्छा, अब इससे जरा सेकंड को माइनस करो, फोर्थ वाली से सेकंड को माइनस करो, क्या आएगा जल्दी बताओ। fraction part of x plus box of y is equal to x में से 5.3 माइनस होगा बॉक्स ऑफ x, और y में से माइनस होगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y ना। बोलो, और क्या बचेगा ये 5.3। 5.3 यहाँ से ये बचेगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और यहाँ से ये क्या बचेगा बॉक्स ऑफ y, और ये शायद आएगा 5 प्लस 0.3। तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 5, 5 और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई 0.3। क्या देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अब पहला आंसर देखो, पहला आंसर आ गया कि नहीं? अरे बोलो भाई, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है 0.3, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y की वैल्यू 0.7। आंसर इज 1। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आया क्या? अभी तक नहीं आया। z आ गया, y आ गया, तो थर्ड वाली इक्वेशन भी माइनस कर दो, फोर्थ से थर्ड को भी माइनस कर दो, क्या आएगा बताओ जरा। box x plus fraction part x y माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और z माइनस बॉक्स ऑफ z, ये कितनी वैल्यू आएगी निकल के 7.4। तो यहाँ से आएगा बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z 7 प्लस 0.4। तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अरे हाँ या ना। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z की वैल्यू 0.4। अब बताओ, बॉक्स ऑफ z आ रहा है -4 और ये 7, आंसर 3। खत्म। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट था, एक बार आप तीनों को ऐड करते और सारी वैल्यू सीधे सीधे आंसर में आती। भाई सिंपल सी बात है ना। इसकी वैल्यू अगर -3.3 आ रही तो इसको जैसे आप ये लिखोगे तो ये इसका इंटीजर और ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये इंटीजर ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। ब्रेक हो गया। जैसे ये ब्रेक होगा तुरंत आंसर आएगा। देख लो, कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो। A1 और A20 दिया हुआ है, तो 1/A1 1/5 हो जाएगा, और 1/A20 जो है 1/25 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से D निकल आएगा?
बोलो 1/A20 माइनस 1/A1/19। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाई 19 कितना आ रहा है ये? बोलो माइनस नहीं -4/25 into 19. -4/25 into 19। देखो ये आ रहा है। डन हो गया ये। अब आपको क्या चाहिए? an मैक्सिमम होना चाहिए, तो 1/an की वैल्यू कितनी आएगी? 1/an मिनिमम होना चाहिए, तभी तो an मैक्सिमम होगा। और 1/an की वैल्यू कितनी आएगी? 1/5 प्लस n-1 इंटू डी। सही लिखा है मैंने। और ये मिनिमम हो मतलब क्या हो जाए? ये मिनिमम हो मतलब क्या हो जाए? n मैक्सिमम हो जाए। हाँ, 1/an जो है वो मिनिमम हो जाए। मिनिमम होने के लिए क्या हो जाए? इसको जरा सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है बस ये मुझे समझाओ। इसको जरा सॉल्व करो, कितना बन रहा है ये? एलसीएम ले लो 25 into 19, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा? 95 -4n-1। ये आ रहा है क्या? ब्रैकेट में n -1। नहीं, -4n + 1, तो ये शायद 96 -4n +4 आएगा। होगा वो ना। +4 होगा क्या ये? यस सर। ये 99 हो जाएगा। देख लो 25 into 16 आ जाएगा। अब ये मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा। इसका मतलब 99 - 4n क्या होना चाहिए? है 99 - 4n क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव हो जाना चाहिए। इसका मतलब n किससे लेस होना चाहिए? 99/4 से। n 24 पॉइंट समथिंग से लेस होना चाहिए। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 24। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? सर हाँ पूछो। सर 25 इंटू 19 था ना, वो आपने 25 इंटू 16 क्यों कर दिया? अरे नहीं 19 ही है, उससे कोई खास फर्क नहीं है बेटा। ठीक। चलो पहला हो गया। अच्छा दूसरा वाला तो और आसान है। an को लेस देन 0 कर लो। an आपने निकाला, ये कितना आ रहा है? 25 into 19/99 - 4n लेस देन 0 होना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब 99 - 4n भी लेस देन 0 होना चाहिए। बोलो भाई। इसका मतलब यस सर। 4n जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 99 से, तो n जो है वो 99/4 से ग्रेटर होना चाहिए। इस बार n क्या होना चाहिए? 25 लीस्ट। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? भाई ये लेस देन 0 होने के लिए इसको निगेटिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही। ये निगेटिव कब होगा? जब n 25 से बड़ा होगा, मतलब n जब 99/4 से बड़ा होगा, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 25 होगी। अच्छा ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम होने के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया, भाई सारे टर्म्स कैसे हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ये अगर ये निगेटिव हो गया तो ये तो और छोटा हो जाएगा ना। तो इसके मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या है कि ये मैक्सिमम कब होगा? पहली चीज तो ये पॉजिटिव होगा तभी मैक्सिमम होगा, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसकी पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू निकालिए। नहीं समझे भाई? अगर हमें an को मैक्स करना है तो 1/an को मिन कर दो, यानी कि an की 1/an की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू निकाल लो। बोलो भाई। अरे हाँ या ना? देख लीजिए, कोई कंडीशन डाउट कहीं पे तो बताइए।
तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये 24 पॉइंट समथिंग से लेस होगा तो पॉजिटिव होगा, तो मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा, जब ये 24 होगा, तो उसी केस में सबसे मिनिमम वैल्यू ले लेगा। ये था लॉजिक। लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं? बोलो। यस सर। चलिए, वैसे तो ये वाला पैराग्राफ इजी था, बट इसको मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल पे डाल सकता हूँ। ये भी मॉडरेट ही मान, ये तो इजी था, इसको मॉडरेट नहीं बनाएंगे। ये पेपर का एनालिसिस हुआ, तो कौन से क्वेश्चन सही होने चाहिए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अगर आप जे एडवांस के लिए सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो।